उनका मुकदमा पेश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शरीक हो रहे हैं कि आज इस मसले को उजागर उन्होंने करना है। ये एक लॉन्ग हॉल है, ये लड़ाई कोई दिनों की हफ्तों की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम के कायल हैं, उन सबको मिलकर जुस्तजू करनी होगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका का, जिसको शुरू हुए हुए आज तीसरा रोज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के अंदर उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, जिसके अंदर कश्मीरी रहनुमा, सरबराहान मुमलिकत और मुख्तलिफ़ तंजीमों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है, ख़ास तौर पे ऐसी तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करती हैं। 27 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से भी ख़िताब करेंगे और सबका ख़याल क्या यकीन है कि उनकी स्पीच का जो कोर इशू होगा जो वो इसमें डिस्कस करेंगे या हाईलाइट करेंगे वो मसला कश्मीर है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात तो की है, ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी मुलाकात की है, जो कि ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं अफ़गानिस्तान के लिए और पीस टॉक्स के लिए, और ज़रूर इस मुलाकात के अंदर उन्होंने बात की होगी तालिबान से, अफ़गान पीस टॉक्स के हवाले से, मगर ज़्यादातर जो उनकी जो विज़िट है अमेरिका की, उसका जो फ़ोकस है वो कश्मीर के हवाले से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और जो 5 अगस्त को स्टेप्स लिए भारत ने, उस हवाले से उन्होंने ये कहा था जाने से भी पहले जब बात कर रहे थे कश्मीर की, कि अब वो कश्मीर का जो मसला है उसके लिए वो ख़ुद एक एम्बेसडर या सफ़ीर का रोल अदा करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी जो मुलाकात है वो एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब एक तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है पाकिस्तान उसको हाईलाइट करना चाह रहा है, और साथ में अफ़गान पीस टॉक्स भी जो हैं उनके अंदर भी एक, जिसको कहते हैं कि एक रोड ब्लॉक सा आ गया है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस वक्त टॉक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम इशू है। इसके साथ साथ रीजनल सिचुएशन के अंदर जो सऊदी अरेबिया और ईरान का तनाज़ा खड़ा है, हो सकता है उस पर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हो, मगर पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही रहेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी, कि फ़ोकस कश्मीर के ऊपर रहे। वैसे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है एक से ज़्यादा दफ़ा मसला कश्मीर पे सालसी का रोल अदा करने की ऑफ़र दे चुके हैं, मगर जो उनके ताल्लुकात हैं भारत के साथ, क्या उसके बावजूद वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कोई हमायत कर सकेंगे, कोई सपोर्ट दे सकेंगे, और कितना इफ़ेक्टिव होगा ये दौरा पाकिस्तान के लिए, और कितनी इफ़ेक्टिवली वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर पाएंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, जो डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी और एक मौलम है। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल नजम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब 27 सितंबर को स्केड्यूल्ड है, बहुत से लोग जो है वो इसकी बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, कि ऑब्वियसली इस स्पीच को जो 15 मिनट कहते हैं कि हर लीडर को मिलते हैं बात करने के लिए, वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर के ऊपर फोकस रखेंगे और उसकी बात करेंगे। आपके ख़्याल में ये कितना एक सिग्निफिकेंट मौका है पाकिस्तान के लिए और वज़ीर आज़म के लिए टू हाईलाइट द कश्मीर इशू? मेरे ख्याल में अहम है, यकीनन अहम है, और लेकिन डिसाइसिव ऐसा नहीं है कि वो तस्दीक करेंगे और उसके बाद दुनिया कहेगी हाँ यार हमें तो पता ही नहीं था तो चलो इसको हल कर लेते हैं। लेकिन उसका मकसद और उसका गोल ये है कि इस मसले को पहले स्टेप 1 कि इसको लाइमलाइट में फोरफ्रंट पे रखा जाए, और दूसरा कि इसको एलिवेट किया जाए। तो इमरान खान साहब की तकरीर यकीनन अहम है। ये जो जनरल असेंबली में होते हैं ये एक तरह से एक मीना बाजार होता है लीडर्स का। वो आते हैं, खाली कमरा होता है, उसमें 2-4 जो उनको सुनना चाहते हैं वो बैठे होते हैं, वो की तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई तकरीर या इस ऐसे वक्त पे की जाती है या ऐसा शख्स करता है कि काफी सारे लोग या दुनिया जो है उसकी नजरें उस पर लग जाती हैं। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के जब आए
तो वो एक मौका था। ज़ियाउल हक भी जब मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जो सोवियत जंग थी कि उसके ज़माने में अटेंशन, सर्टनली जब अमेरिका के सदर आते हैं, जब भी आते हैं तो उन पे नजरें होती हैं या दूसरे अगर बड़े ममालिक के आए, मेरे ख्याल में इस तकरीर पे इंटरेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो सांस रोक के बैठ जाएगी, लेकिन पीपल विल वांट टू सी, क्योंकि मसला जो है वो लाइमलाइट में है, क्योंकि ये इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान को एज सेलिब्रिटी भी देखा भी जाता है और उनको एक्ट करना भी आता है। आखिरी और अहम बात ये कि इमरान खान साहब की तकरीर बहुत अहम होगी, लेकिन देखना उससे कहीं ज्यादा या उसके साथ साथ ये भी है कि बाकी दुनिया में कौन क्या कहेगा, कौन चुप रहेगा, कौन अगर जिक्र करेगा तो किस तरह का करेगा। मसलन क्या भारत के वजीर आजम कश्मीर का जिक्र करेंगे, या वो ये कहेंगे मैं इसका जिक्र ही नहीं करता, ये तो हमारा इंटरनल इतना मसला है कि आई वोंट इवन एलिवेट इट। क्या सदर ट्रंप इसका कोई जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे, ये नहीं किसी की साइड लें, किसी की हमायत करें, लेकिन एज एन इशू रेज करेंगे, मेरे ख्याल में शायद नहीं करेंगे। क्या सबसे अहम मेरे ख्याल में ये कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जिनकी रिपोर्ट में कश्मीर का जिक्र जरूर है, क्या वो अपनी तकरीर में जब वो गिनेंगे कि दुनिया के बड़े मसाइल क्या हैं, तो क्या उन मसलों में कश्मीर का जिक्र आएगा। इन तमाम चीजों में देखना ये नहीं है कि हमायत किसकी होती, हमारा इस वक्त गोल, पाकिस्तान का गोल ये है कि इशू को फोरफ्रंट पे रखा जाए और बतदरीज एलिवेट किया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ कभी कभी जब पाकिस्तान के अंदर तौर पे आजकल जो बहस हो रही है तो उसमें कई दफ़े ये खदशा सा या डर सा लगता है कि हम कहीं ओवर सेल तो नहीं कर रहे कि आजकल जितनी अहमियत कश्मीर के इशू को मिल रही है हम उससे ये ना समझें या अपनी आवाम को ये मैसेज ना दें कि अब बहुत अहमियत मिल रही है कश्मीर के मसले को और उसके वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं ख़ास तौर पे, और इसका कोई शायद इन द नियर फ्यूचर इसकी वजह से कोई मेजर डेवलपमेंट हो। क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत को ज़रा लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, एंड विच बेसिकली इज कि ये लॉन्ग टर्म का इशू है, हमें इसे हाईलाइट करते रहना पड़ेगा, मगर शायद शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा यहाँ हो ना पाए। नो एंड यस, मतलब ये कि मेरे ख्याल में ओवर सेल नहीं कर रहे, इसको हमें सेल कंटिन्यू करता रहना होगा। लेकिन यस, जो आपने कहा या जो आपने पहले क्लिप सुनाया कुरैशी साहब का कि ये लॉन्ग हॉल गेम है, ये जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक माइलस्टोन है। और ये जिसका बॉक्सिंग का मैच होता है ना, कल मोदी साहब ने अपना जलसा किया, उनके नंबर बन गए। उससे पहले पाकिस्तान जब ह्यूमन राइट्स उसमें गया था और एक स्टेटमेंट आ गई तो हम खुश हो गए। उसके बाद करारदाद नहीं आई ह्यूमन राइट्स में तो वो खुश हो गए। उनका सोशल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया नैरेटिव्स की जो जंग है वो चलती रहेगी। तो जितना आप समझे ना कि बॉक्सिंग का मैच होता है कि एक मुक्का आप मारते हैं, दो घूसे उनकी तरफ से लगते हैं, आप डक करते हैं। जब आप लंबी गेम खेलते हैं तो फिर आप पॉइंट स्कोर जो है वो हर पॉइंट पे विक्ट्री डिफीट नहीं होती, पॉइंट्स की जो एक्यूमुलेशन है। तो यकीनन ये बड़ी अहम बात है कि एक किसी भी एक एपिसोड से, ट्रंप के मिल जाने से, ट्रंप का जलसा कर लेने से या यूनाइटेड नेशन जाने से गेम चेंज नहीं हो जाएगी। अगर हो सकती तो 70 साल में हो चुकी होती, लेकिन हम ओवर सेल मेरे ख्याल में नहीं कर रहे। इसको हमें आपने एक तरह से प्रेशर जो है उसको रखे रखना है। और ये जरूर है कि ये ना हो कि कश्मीर पे प्रेशर रखने में दूसरे मसाइल जो हैं वो उनको हम नजरअंदाज करते हैं, इंक्लूडिंग आवर डोमेस्टिक इश्यूज, इंक्लूडिंग आवर डिप्लोमेसी, कि जो हमने दूसरों से दोस्तियां करनी है, दूसरों से हमने अलायंसेस बनानी है। एक मैं आखिरी चीज ये कहूंगा कि अगर मैंने वो गेम का मेटाफर किया कि ये शतरंज की गेम नहीं है, शतरंज भी लॉन्ग टर्म होती है, ये एक तरह से अब ताश की गेम भी है। शतरंज में होते हैं दोनों जो साइड है ना, उनके पास एक ही प्यादे, एक ही चेस बोर्ड होता है और फिर सारा मसला स्ट्रेटजी का होता है। ताश की गेम का मसला ये है कि उसमें इट डिपेंड्स कि आपके पास पत्ते, और यहाँ मसला ये है कि हमारा जो हैंड है, हमारे पास जो रियलिटी में पत्ते हैं वो बहुत कमजोर हैं। भारत के पास बहुत ज्यादा हैं, उनकी इकोनॉमिक क्लाउड भी है, उनकी कई साल से एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, उनकी अलायंसेस बेहतर हैं, बड़ी ताकतें हैं, खसूसन अमेरिका जो है नीड्स थिंग्स फ्रॉम देम। तो हमें ये गेम खेलते रहने होंगे। ओवर सेल मेरे ख्याल में नहीं है और होना चाहिए भी नहीं, लेकिन है भी नहीं। लेकिन ये नहीं है कि ये मसला जो है आज फैसला हो जाएगा और कल करोगे। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से जो आपने बात की कि एक तो उनके पत्ते जो हैं वो बहुत बेहतर हैं हमसे,
जब इस तरह का मौका मिलेगा वज़ीर आज़म साहब को, या होपफुली ये आखिरी मौका नहीं होगा, इसके बाद भी पाकिस्तान को बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे टू हाईलाइट द इशू ऑफ कश्मीर, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? क्या फोकस जो है वो उस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रखना चाहिए, या जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं मकबूजा कश्मीर में उन पे होना चाहिए? एक वही बात कि आपने जैसे क्योंकि ताश के पत्तों की एनालॉजी इस्तेमाल की है कि पत्ता हमारे पास जो है उसमें से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? मेरे ख्याल में पत्ते के अलावा भी मॉरली, पॉलिटिकली, फैक्चुअली मसला पाकिस्तान और भारत का नहीं है, मसला कश्मीर का है, मसला कश्मीरियों का है। अगर कश्मीर के मसले को किसी ने 70 साल तक जिंदा रखा है तो वो भारत और पाकिस्तान के पंगों ने नहीं रखा, वो कश्मीर के लोगों ने रखा है। और आप देखें, ये एक मेरी जिंदगी में एक अनहोनी बात है, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, कि अब महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने से ज्यादा, एक तरफ आपकी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रिजन, 8 मिलियन लोग, 1 मिलियन फौज, हर 8 कश्मीरी पे एक फौजी, हर घर के बाहर एक फौजी, ऐसी चीज दुनिया ने नहीं देखी फॉर ए मंथ एंड हाफ लॉकडाउन। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज है स्ट्रेटेजिकली वो ये कि मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी देर तक इतनी तवालत के साथ भारत को नेगेटिव प्रेस मिली। देखिए, हमें तो आदत है ना नेगेटिव प्रेस मिलने की, हमें तो आदत है, एक्चुअली हमारी जो रेपुटेशन है, इमेज है, लेकिन भारत के लिए दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो मेरे ख्याल में जो इशू है उसका जो फोकस है वो कश्मीर और कश्मीरी और कश्मीरियों की जो हालत है और जो ह्यूमन राइट्स है वो ही रखना चाहिए। गलती ये होगी कि हम अगर इसे अपना मसला बना दें, हमारे मसले से मुंसलिक जरूर है, लेकिन लेजिटिमेसी ऑफ द इशू, अर्जेंसी ऑफ द इशू इज इन कश्मीर, इज इन श्रीनगर, उसको नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम, बहुत तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपोजिशन का, ख़ास तौर पे जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का जो आज़ादी मार्च है, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो एक पार्टी है क्या वो उसमें हिस्सा लेगी, या क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वो भी मौलाना फजल रहमान को आखिरी मिनट पे डिच कर देगी। स्टे विद अस। आज़ादी मार्च भी जमीयत उलमा की अपनी ताकत से भरपूर तौर पर करने की सलाहियत रखते हैं, और दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि जो आपने हमारे साथ डिक्लेरेशन तय किया था उस पर कायम रहते हुए अभी इस्लामाबाद में एक सफ में रहना चाहिए। हम इस्लामाबाद आएंगे तो पुरअमन आएंगे, हमारा किसी इदारे के साथ तसादुम का इरादा नहीं है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का, जो अगले माह इस्लामाबाद के ऊपर मार्च करने का प्लान रखते हैं। उनका जो आज़ादी मार्च है उसके लिए फजल रहमान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो उनको ज्वाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक दफ़े इनकार कर ही चुकी है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, कभी हाँ कभी ना, समझ नहीं आती कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। गुज़िश्ता रोज़ फजल रहमान साहब और नवाज़ लीग के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई लाहौर के अंदर, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो JUIF को ये दावत दी कि वो उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है 30 सितंबर को, उसमें हिस्सा लें, और वहाँ फिर इस इजलास के हवाले से डिस्कशन भी होगी और तारीख़ भी तय की जाएगी। मगर दूसरी तरफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ज़राए के थ्रू वो कह रही हैं कि जो मुलाकात हुई उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने और वक्त मांग लिया है फजल रहमान साहब से फ़ैसला करने के लिए कि उन्होंने मार्च का हिस्सा बनना है कि नहीं, और ये भी तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तमाम जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातें हैं वो बैठें, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंदर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसके अंदर फैसला करें। ये अब मालूम नहीं कितनी सही बात है, मगर थोड़ी सी अजीब इसलिए लगती है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काफ़ी क्लियरली ये कह चुकी है कि वो मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये
फैसला नवाज़ लीग के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जो जमात है वो इस वक्त काफ़ी प्रेशर के नीचे है, उसकी जो सीनियर लीडरशिप है ज़्यादातर इस वक्त जो है जेल के अंदर है या नैब की हिरासत में है या जेल के अंदर है। और एक तरफ अगर ये ख़बर आग रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि एहतजाज किया जाए और इस मार्च का हिस्सा बना जाए, तो दूसरी तरफ इस तरह की भी इतलात हैं कि जमात के कुछ लोग घबराते हैं कि क्या इतना सख्त स्टैंड लेने से जमात के लिए मसाइल के अंदर इजाफा ना हो जाए। इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, तो ये बताएं कि अब आप लोगों ने फैसला किया है या अभी भी फैसला होना बाकी है और उसके ऊपर मशावरत जारी है? देखिए, फैसला इस वक्त ये हुआ है कि हमें एक मुश्तरका लाए अमल बनाना चाहिए, और ये जो आप जिस मीटिंग का हवाला दे रही थी, ये मीटिंग भी उसी हवाले से हुई है कि बैठ के एक मुश्तरका लाए अमल बनाया जाए और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक ही चेहरा लेकर आगे बढ़ा जाए। अगर ये हक़ है पीपल्स पार्टी का कि वो उसमें शिरकत करे या ना करे, लेकिन जिस तरह महंगाई का पहाड़ टूट चुका है और इस वक्त मुल्क की जो हालत है, और कश्मीर के हवाले से भी जैसा आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि हमारे पास 50 से ज़्यादा वोट हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास गालिबन 58 वोट्स हैं, और फिर वक्त से जमा नहीं करवाई जो रेजोल्यूशन थी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी में, तो उससे बहुत से इबाम उठ रहे हैं। तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो महंगाई की वजह से भी परेशान है, ये कश्मीर वाले मामले पे भी परेशान है, और जिस तरह कैटेगोरिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि वो मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने उसकी वजूहात भी दी हैं, उस पर भी बात करते हैं, तो फिर आपकी जमात को ये क्यों लगता है कि एक दफ़े फिर उनके साथ बैठ के अगर बात करेंगे तो एक तो ये कि उनके साथ बैठ के बात क्यों करेंगे जब वो इनकार कर चुके हैं, और क्या इसका ये मतलब हम समझें कि यू थिंक कि आप उनका जो फैसला है वो तब्दील कर सकते हैं अगर मशावरत हुई तो? नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले उस गनी साहब के साथ एक प्रोग्राम में था और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम इसको रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हैं, हम इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। तो अगर वो रिकन्सिडर कर सकते हैं और उसको करना चाहते हैं तो इसमें क्या? सॉरी, किसने कहा? ये गनी साहब ने जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सही। तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बात की थी। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और सर ये भी बात फिर सही है जो मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे कि हमने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने और वक्त मांगा है फैसला करने के लिए, उससे लगता ये है कि जैसे आपकी जमात के अंदर भी शायद अभी डिबेट की कोई गुंजाइश मौजूद है। देखिए, मैं अगरचे उस मीटिंग में मौजूद नहीं था जिसका आप तज़किरा कर रही हैं, लेकिन आपने ख़ुद ही जिक्र कर दिया कि हमारी पार्टी का मुशावरती इजलास जो है वो कुछ दिन में होने वाला है और उसमें तमाम पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वो बैठेगी। जो नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम है वो भी सामने आएगा, दीगर लोगों के जो मशवरे हैं वो भी लिए जाएंगे और उसके बाद एक मुश्तरका तौर पे एक फ़ैसला किया जाएगा इसको आगे बढ़ाने का। मगर आप अगर हमारी पार्टी को जानती हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर जब कोई डायरेक्शन नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से आती है तो पार्टी उसके पीछे जम के खड़ी होती है। जी मुसद्दिक साहब, यहाँ लेंगे एक छोटा सा, नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से और हम बात कर रहे हैं कि जो JUIF का आज़ादी मार्च है, क्या उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हिस्सा लेने के लिए तैयार है कि नहीं। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते खुर्रम दस्तगीर साहब आए हुए थे शो पे, तो वो कह रहे थे कि इन प्रिंसिपल जमात जो है वो मार्च के अंदर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। शायद जो रिजर्वेशंस हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी है वो इस चीज़ पे है कि मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो धरने में कन्वर्ट उसको होना चाहिए कि नहीं, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उस धरने में हिस्सा लेगी कि नहीं। तो अभी भी क्या इशू यही है जो आपकी जमात के सामने है, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, और आर देयर अदर कंसर्न्स ऑल्सो? असल जो मामला है, जो हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है, वो ये है कि एक मुत्तफ़क़ा लाया अमल जो है वो तय हो जाए।
यानी फिर इस तरह के सवालात होंगे कि अगर आपने धरना नहीं देना तो फिर आपने शिरकत क्यों की, अगर आपने शिरकत नहीं करनी थी तो धरना क्यों दिया, और अगर दोनों किए हैं तो अब आप जा क्यों रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो लड़ क्यों नहीं रहे। तो इस तमाम चीज़ों को, इस तरह के सवालात से बेहतर है कि हम पहले एक तफसीली लाया अमल और स्ट्रैटेजी बना लें। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, और यही डायरेक्शन है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी, कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ बिलखुसूस मौलाना के साथ बैठिए और एक मुश्तरका लाया अमल तय कीजिए, और ऐसा लाया अमल तय कीजिए। और बड़ी क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि मेरी परवाह मत करें, आप आवाम की परवाह करें। इस वक्त जो आवाम के साथ हो रहा है उसका मुदावा करना, आप लोगों के वोट लेकर आए हैं, आप कैसे खामोशी से बैठ सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप इकट्ठे बैठें और फैसला करें, जबकि जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो इस तरह की सजेशंस दे रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप मार्च के अंदर ज़रूर हिस्सा लें। सही बात क्या है? नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शंस एग्जैक्टली थी क्या जमात को? मुझे तो मेरी उनसे ज़ाती तो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है जेल में उनसे मुलाकात करने पे, मरियम से मुलाकात करने पे, शाहिद अब्बासी से मुलाकात करने पे, मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात करने पे पाबंदी है। बाकी लोगों से भी मुलाकात, तो सिर्फ सांस लेने पे पाबंदी नहीं है। बाकी नवाज शरीफ साहब की तो शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब मिलने गए थे ना उन्हें। जी, मगर आपको ये भी मालूम है कि पाबंदी है, और जिस तरह हर एक को जेल में हक होता है कि लोग आके उनसे मुलाकात करें, वो हक उनसे छीन लिया गया, और मरियम साहिबा से भी छीन लिया गया। और बाज़ दफ़ा एक्सेप्शन की जाती है, मगर 99% किसी को मिलने की इजाज़त, मसलन मैं नहीं मिल पाया, मैंने बड़ी कोशिश की, मैं उनसे बिल्कुल, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, ना मरियम साहिबा से हो पाई, ना नवाज़ शरीफ साहब से हो पाई, ना शाहिद अब्बासी से हो पाई, ना मैं मिफ्ता को मिल सका हूँ। तो ये चीज़ें तो आपके सामने चल रही हैं, मुल्क जिस तरह चल रहा है वो आमराना रवैया तो आपके सामने। मगर मैंने जो आपको बताया कि मुझे एक दो लोगों ने कहा, ये पार्टी के सीनियर लोगों ने कहा कि असल मकसद यही है कि आप मिल के इसमें शिरकत करें, तरीक़ाकार तय करें। मगर अब बैठे हैं और तमाम सियासी जमातों से भी बात हो रही है, मौलाना के साथ भी मीटिंग का जिक्र आपने कर दिया, और यही मैं भी आपको कह रहा हूँ कि फैसला किया गया था कि मौलाना के साथ बैठेंगे और एक स्ट्रैटेजी बना के सब लोग फैसला करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। सर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक बात करती है, ख़ास तौर पे वो कहती है मज़हब का जो कार्ड है, वो उनको मौलाना साहब के जो मार्च से या मौलाना साहब के स्टैंड से एक बहुत बड़ा एतराज़ है, वो शायद गालिबन यही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत दफ़े इसका जिक्र कर चुके हैं कि रिलीजन का जो कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है या मज़हब का, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कभी भी नहीं मानेगी। क्या ये आपकी जमात के अंदर भी इस पर कोई डिबेट हुई है? आप लोग इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं क्लियरली? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हमने हिस्सा लेना है, सिर्फ अब तफसील और स्ट्रैटेजी और वो सब कुछ तय करना है। आई मीन, डज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कंसिडर दिस कि ये एक इशू है, कंसिडरिंग कि आप लोगों के खिलाफ भी ये कार्ड इस्तेमाल हुआ है और एहसन इकबाल साहब को तो गोली भी लगी इसी हवाले से? देखिए आरिफा, आप माशाल्लाह खुद अहले कलम हैं, अहले खिरद हैं और बहुत देर से ये काम कर रही हैं। मुझे बताइए, मौलाना ने अभी तक जितनी गुफ्तगू की है उसमें रिलीजन कार्ड कौन सा खेला है? अभी तक तो वो अवामी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है मौजूदा सिचुएशन। सर, तो आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गलत फहमी है कि मौलाना साहब जो हैं वो मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी, बट उनका ये मौक़िफ़ है सर। हमने पिछले हफ्ते कायरा साहब से बात की तो उन्होंने एक इसका जिक्र किया और दूसरा उन्होंने कहा कि हम धरने की सियासत में यकीन नहीं रखते और ये जमहूरी तरीका नहीं है किसी हुकूमत को हटाने का। देखिए ना, ये तो दो बातें हैं ना, एक तो जी, और वो दोनों बात करते, दोनों बातें करते हैं ना सर। उनकी बात से तो फिर कम से कम अभी कायरा साहब वाली बात से तो यही मुझे एहसास हुआ है कि वो, जैसे आप कह रही थी, वो फैसला कर चुके हैं। मगर अभी तक मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें मजहबी कोई तासुब हो या मजहबी कोई गुफ्तगू हो या मजहबी कोई फरीज़ा की बात की गई हो। अभी तक तो अवामी मुश्किलात का जिक्र हो रहा है, महंगाई का जिक्र हो रहा है, पेट्रोल का जिक्र हो रहा है, बिजली का जिक्र हो रहा है, बेरोज़गारी का जिक्र हो रहा है, लोगों के बजट पूरे नहीं हो रहे, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, लोगों ने अपने बच्चों को महंगे स्कूलों से निकाल के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपके ख्याल में आप दूर कर सकते हैं अगर आप सब इकट्ठे बैठ जाएं? देखिए, मेरे ख्याल में गुफ्तगू
گفتگو تو جو جمہوریت کے اندر سب سے اہم چیز ہے وہ گفتگو ہے، وہ ڈائلاگ ہے. تو ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر بھی لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے تو بالکل ان کی پارٹی کے نقطہ نظر سے ٹھیک ہوگا. مگر ہمیں ابھی تک کوئی ایسا یہ کوئی ریلیجس موومنٹ تو ہمیں نظر نہیں آئی ہے. ہمیں تو اس وقت عوامی مشکلات کی موومنٹ نظر آ رہی ہے، اور بار بار مولانا یہی کہہ رہے ہیں، بار بار ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، بار بار اسفندیار ولی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، بار بار دیگر پارٹیز بھی یہی کہہ رہی ہیں. مگر اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید اس میں کوئی مذہبی چیز ہے جو اس وقت تک سامنے نہیں آئی، تو میں ان کی سیاسی بصیرت کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب، آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی، اور وہاں جو ریبیز کے حوالے سے کچھ ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے بعد حکومت کا جو رد عمل آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سندھ کی، جہاں جب سے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر ایک 10 سالہ لڑکا جس کا تعلق لاڑکانے سے تھا، اس کی ہلاکت ہوئی کیونکہ اینٹی ریبیز ویکسین اس کو وقت پہ نہیں ملی اور اس کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا. اس کے بعد سے بہت زیادہ میڈیا اٹینشن مل رہی ہے اس ایشو کو، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ 2019 کے اندر 13 ہلاکتیں اس وجہ سے ہو چکی ہیں لوگوں کی کہ کتے نے انہیں کاٹا اور وہ ویکسین ان کو اینٹی ریبیز نہیں مل سکی وقت پہ. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ، جو سینئر کنسلٹنٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ یہ کتنا جو بات آج کل ہو رہی ہے کہ اینٹی ویکسین جو اینٹی ریبیز ویکسین ہے اس کی شارٹیج ہے یا کمی ہے سندھ کے اندر، اور مسئلہ اس کی وجہ سے ہے، یہ کتنا سیریس ایشو ہے؟ یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ، بہت طویل عرصے سے چل رہا ہے، اور ڈاگ بائٹ اور ریبیز کے دو پہلو ہیں جو کہ میں اتنے کم عرصے میں بتا نہیں سکتی، لیکن یہ میں سمجھانے چاہوں گی کہ جب کتا کاٹ لے تو اس کے بعد اول تو زخم کو اچھی طرح سے صاف دھوئے کریں، اور ویکسین اور ریبیز امیون گلوبولن دونوں لگنے چاہیے. اب ان دونوں کموڈیٹیز کی شدید کمی ہے، نہ صرف پاکستان میں لیکن پورے تیسری دنیا کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت شارٹیج ہے، اور یہ جو واقعہ پچھلے دن آپ کے سامنے ہوا اس کے بعد میری بات ہوئی میجر جنرل عامر اکرام NIH کے CEO کے ساتھ، اور آج انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2500 ڈوزز اینٹی ریبیز ویکسین کے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھیجے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ آپ نے کہا کہ یہ ساری تیسری دنیا میں شارٹیج ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بہت ساری کمپنیاں انڈیا میں اس کی پروڈکشن انہوں نے بند کر لی ہے، لیکن جہاں میں نے WHO کے ساتھ میرے تعلقات ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب اگلے چند سالوں میں ہم ان کی پروڈکشن کو بڑھائیں گے، لیکن فی الوقت یہ کمی محسوس ہوگی. تو یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. لیکن جو میں بتا رہی تھی کہ وہ 2500 ڈوزز چائنا سے جو امپورٹ کیے اچھی کوالٹی کی ویکسین ہے، تو وہ 2500 ڈوزز سندھ کے اندر تو اگر آپ نے صحیح معنوں میں 3 ڈوزز کا کورس کروایا تو یہ چند ہفتوں میں 2 سے 4 ہفتے کے اندر یہ سپلائی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہ تو مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو حل دوسرا پہلو جو میں بتا رہی تھی وہ یہ کہ پورے ملک میں، اور خاص طور پہ میں سندھ اور کراچی کی بات کروں گی، کہ یہاں پر کتوں کی بتات ہے. اب لوگ تنگ آ کر اپنے میونسپیلٹی سے کہتے ہیں کہ کتوں کو ہلاک کر دو. اب وہ بھی حل نہیں ہے. ہاں یہ بھی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر ایک شہر کے اندر 1 لاکھ کتے ہیں، اتنے تو ہوں گے ہی ہوں گے، کسی نے پورا جائزہ نہیں لیا، لیکن اگر ہیں تو ان کو آپ 1 مہینے کے اندر ہلاک کر کے سوچیں کہ کیسے کریں گے. ایک تو اول تو یہ بربریت ہے کتوں کو مارنا، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی ہیں،
لیکن ان کو مار کے آپ کہاں ڈالیں گے، کیا ہوگا؟ اور یہ ہر ملک میں یہ آزمایا گیا ہے کہ کتوں کو مارنے سے کتوں کی پیدائش میں حل نہیں ہوتا، کیونکہ اور کتے دوسرے علاقے سے آتے رہیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کتوں کو آپ ویکسینیٹ کریں، نمبر 1، اور دوسرا ان کی نسل بندی کریں تاکہ اگلے 2 3 4 سال کے اندر ان کی پیدائش کم سے کم ہوتی رہے اور ایک ایکولوجیکل بیلنس بھی ہو جائے گا۔ کم بیک ٹو سندھ کے یہ جو مسئلہ ہے اینٹی ریبیز ویکسین کا اور شارٹیج کا جس کا آپ نے ذکر کیا، کیا یہ ایک پرپیچول پرابلم ہے سندھ کے اندر، اور ہمیں اس کا اس لیے صرف پتہ چلا ہے کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے بعد سب بات کرنے لگے؟ جی بالکل بالکل، میں نے تو اپنے پروفیشنل کریئر میں کم از کم 100 پیشنٹس اس طرح دیکھے ہوں گے ریبیز، 100 نہیں تو چلیے 80 ہوں گے، لیکن یہ بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اب سے 4-5 سال پہلے پاکستان سب سے آخری ملک تھا جس میں شیپ برین ویکسین استعمال کی جاتی تھی، اور بڑے مشکلوں سے انہوں نے اس کو ختم کر لیا اور یہ بہتر ویکسین، ماڈرن سیل کلچر ویکسین امپورٹ کرنے لگے۔ اب وہ امپورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کو سمجھانا میں چاہ رہی ہوں کہ صرف ویکسین منگانا حل نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ ٹھیک ایک ڈوز ویکسین کا آ گیا تو ایک انجیکشن لگا کر ان کو کہتے باقی کے تم خود جا کر خرید لاؤ، یا اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک وائل سے کام نہیں دیتا، اس کا ایک کورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر گہرا زخم ہو تو اس کے اندر ریبیز امیون گلوبولن لگایا جاتا ہے جو کہ فوری طور پہ وائرس کو ختم کرتا ہے، اور ویکسین کا اثر 15 دن کے بعد شروع ہوتا ہے، بشرط آپ نے وہ 3 ڈوزز لگائے۔ تو یہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں ڈاکٹروں کی ٹریننگ بھی بہت ہی جی بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم، آپ نے ہم سے بات کی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔